हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज हम चर्चा करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो मूर्ति लगाई गई है उसमें और जो संसद में सेंगोल की स्थापना हुई उसमें क्या प्रतीकात्मक तुलनात्मक महत्व है। दोनों ही हमारे देश के संस्थान हैं। नई संसद भी हमारी है, हम सबकी है। सर्वोच्च न्यायालय भी हम सबका है। लेकिन हम क्या चुन रहे हैं, इसका क्या मतलब होगा, इसके क्या संकेत हैं, इससे क्या दिखाई दे रहा है, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। ये वो दृश्य है जिसमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उद्घाटन कर रही हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एडवोकेट जी की मूर्ति का अनावरण कर रही हैं और अधिवक्ता होने के नाते हमें बहुत गौरव है कि हम अधिवक्ताओं ने समाज को कितना कुछ दिया है। देश की आज़ादी में कितना बड़ा योगदान है, संविधान निर्माण में कितना बड़ा योगदान है और देश चलाने में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह एक प्रेरणा का आधार है। डॉक्टर भीमराव जी की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर 1 के ठीक सामने सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखती हुई लगाई गई है। इससे सुप्रीम कोर्ट को शक्ति भी मिल रही है और सुप्रीम कोर्ट से सवाल भी हो रहा है, एक ही साथ दोनों हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को शक्ति कैसे मिली? वर्तमान में जब संविधान की तमाम संस्थाओं को देखा गया कि वो पंगु हो गई हैं, वो सही से काम नहीं कर रही हैं, वो एक तरफा केवल काम कर रही हैं, तब ऐसे में लोग संविधान की तरफ भागना शुरू किए हैं। और जब संविधान की तरफ भागे हैं तो संविधान रचयिता, संविधान के जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब सबको याद आने लगे हैं। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इस समय बाबा साहब क्यों याद आ गए, फला ने कुछ किया, ढमका ने कुछ किया। अरे भाई, छाता हम इसलिए ही नहीं लगाते क्योंकि किसी ने खरीद कर दिया, इसलिए भी लगाते हैं कि बारिश होने लगी। तो बारिश क्या है और दिया किसने, दोनों अलग अलग है। जिन लोगों ने वो कारण पैदा किए जिनसे लोगों को लगने लगा कि संविधान खतरे में है, सारी संस्थाएं हमारी तार तार हो रही हैं, कहीं पुलिस जो है प्रताड़ित कर रही है लोगों को और कहीं पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है, सुप्रीम कोर्ट से कहने के बाद एफआईआर हो रही है। निर्वाचन आयोग विपक्ष के नेताओं पर रोज नोटिस भेज रहा है, सत्ता पक्ष वाले कुछ भी बोल दें, कुछ नहीं कर रहा है। तमाम तरह के कट्टरपंथी संगठन कहीं भी जाकर के आंदोलन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है और दूसरे धर्म के कुछ लोगों के खिलाफ बहुत तेजी से एक्शन हो रहा है। होना तो सबके खिलाफ चाहिए। तो ऐसा है कि समता खतरे में है। समता ही तो है कि सबके साथ समान व्यवहार। सरकार कहां की बर्खास्त होनी चाहिए थी? मणिपुर की। केंद्र सरकार का पूरा ध्यान कहां होना चाहिए था? मणिपुर में होना चाहिए था ना। अब पूरा ध्यान गवर्नर लोग कहां लगा रखे हैं? पंजाब, तमिलनाडु, केरल में विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों पर साइन नहीं कर रहे हैं। खैर, तो ऐसे में भारतवर्ष को बाबा साहब याद आने लगे हैं। किस लिए याद आए हैं? क्योंकि संविधान जब कमजोर पड़ा है, इसके शब्द पर जब लोग चलना बंद कर दिए तो भावनात्मक एक अपील आई, बाबा साहब कहां हैं, आपका संविधान पीछे छोड़ा जा रहा है। क्यों कमजोर पड़ा? क्योंकि संस्थाओं ने अपना न्यायिक चरित्र खो दिया है। क्यों खोया है, इसके दूर बहुत जाने की जरूरत नहीं है। अब इसके पीछे बहुत जाने की जरूरत नहीं है। क्यों खोया समझ में भी आने लगेगा। तो लोगों को बाबा साहब याद आए हैं। बाबा साहब ही नहीं याद आए हैं, महामहिम भी याद आई हैं। देश में संसद का उद्घाटन हुआ। संसद का उद्घाटन होने पर यह श्रेय किसको दिया जाना चाहिए? प्रतीकात्मक है ये सब। ऐसा नहीं कि जो उद्घाटन किया वो बनाया है। बनाया तो पूरे देश की जनता ने है। उद्घाटन का श्रेय चूंकि संसद है, इस नाते राष्ट्रपति को होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं इसकी थोड़ी व्याख्या कर देता हूं। इस एक चित्र को आप देखिए। इस चित्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे हैं लोकसभा स्पीकर। जबकि आपको मैं संवैधानिक प्रतीकों की महत्ता बताऊं, मैं फिर से कह दूं, उद्घाटन संवैधानिक प्रतीक ही है। उद्घाटन कोई दायित्व नहीं है, निर्माण दायित्व है। उद्घाटन औपचारिकता है
औपचारिकता औपचारिक पदों के अनुसार जो वरीयता क्रम है उससे होनी चाहिए। इस दृश्य में आप देखिए, आपके लोकसभा के अध्यक्ष पीछे चल रहे हैं और प्रधानमंत्री आगे हैं। निश्चित तौर से देश की ज्यादा शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। लेकिन शक्ति ज्यादा होने से नियंत्रण भी ज्यादा किस पर होगा? प्रधानमंत्री पर। संविधान तो यही कहता है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक देश है, राजतंत्र तो है नहीं कि राजा जो चाहे वो करे। तो नियंत्रण में एक नियंत्रण इनका भी है कि इनकी लोकसभा के बहुमत से आप सत्ता में हैं। व्यवहार में क्या है कि चुनाव ये जीते हैं, इन्होंने इनको बनवाया, लेकिन संविधान के संकल्पना जब जाएंगे तो इनकी लोकसभा जिसकी ये अध्यक्ष हैं, जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर इनको अध्यक्ष चुना है, उस लोकसभा में आप जवाबदेह हैं। जब ये पहुंचते हैं सदन में, ये नहीं खड़े होते, ये खड़े होते हैं। अगर सारे सांसद बैठे हैं और स्पीकर बाद में आ रहे हैं, सभापति बाद में आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री भी खड़े होते हैं। ये प्रोटोकॉल है। इसके पीछे का एक कारण है कि ये हमारे संसद के नेता हैं, ये सरकार के नेता हैं। सरकार संसद से बनी है और संसद के प्रति जवाबदेह है। संसद जनता से बनी है और जनता के प्रति जवाबदेह है। तो सबसे बड़ी जनता, उसके बाद संसद, उसके बाद सरकार। सरकार में भी मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, उसके ऊपर बैठा है प्रधानमंत्री। तो है तो बहुत मजबूत, लेकिन जवाबदेह है, क्योंकि वोट जो है संसद को मिला है, यह माना जाता है। तो एक प्रतीक ये देखिए, यहां आप कहीं द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं देखेंगे। आप पूछिए मुझसे तो क्या इनसे उद्घाटन करवाया जाना चाहिए था? जी नहीं। संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये एक ही सदन के अध्यक्ष हैं, स्पीकर लोकसभा के। तो राष्ट्रपति संसद की अभिन्न अंग है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति देश की प्रमुख है, संघ की प्रमुख भी है। वो कार्यपालिका के भी प्रमुख है, वो संसद का अभिन्न अंग है। और इसके अलावा न्यायपालिका में वो जजों की भर्ती करती हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा विश्वास पारित कर दिए जाने के बाद जजों को हटाए जाने वाला, उनके हस्ताक्षर से जज हट भी जाते हैं। इसके अलावा क्षमादान की शक्ति भी उनके पास प्रतीकात्मक रूप से है। प्रयोग तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद करती है, लेकिन प्रतीकात्मक शक्ति उनके पास है। इस नाते वो तीनों अंगों में ही वो शामिल होती हैं और देश की सबसे बड़ी प्रतिनिधि होने के नाते सबसे अच्छा उपयुक्त था कि वो उद्घाटन करती। चलिए, उनसे नहीं कराया गया, कहीं दिख जाती, नहीं दिखी। स्पीकर साहब दिख रहे हैं तो पीछे पीछे दिख रहे हैं। आगे आपको एक चित्र दिखाते हैं, इससे खतरा है। प्रधानमंत्री जी के हाथ में सेंगोल है। सेंगोल राजदंड है, जबकि हाथ में हमारे क्या होना चाहिए? संविधान। यहीं से मान लीजिए कि संविधान खतरे में है। अब पूछिए कैसे, मैं बताता हूं। तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि संविधान कहां खतरे में है, लोग नारा लगा रहे हैं। आप विनम्रता पूर्वक सुनिए, और जो सुनाया जा रहा है वो आपके लिए नहीं, इस देश के लोकतंत्र के लिए सुनाया जा रहा है। उस लोकतंत्र में ही आप भी और हम भी हैं। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं और इस नाते मैं लोकतंत्र और राजतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर आपसे बताने जा रहा हूं। ये मेरी खुद की संकल्पना है, जो अंतर के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूं। राजतंत्र में क्या होता है? राजा के पास सारी शक्तियां होती हैं, यानी सारी शक्ति जितनी होती है राज्य की एक व्यक्ति के पास होती है। विभाजन किसका होता है? प्रजा का। ये फला वर्ग है, ये फला वर्ग है, ये हैं, ये हैं। प्रजा बंटी होती है, राजा एक होता है। इसके अलावा राजा ईश्वर का दूत माना जाता है, ईश्वर तुल्य माना जाता है प्रजा के लिए। वो जो कुछ भी कह देगा, कर देगा, वो सब कुछ प्रजा को हाँ करना होता है, स्वीकार करना होता है। प्रजा का जीवन ही राजा के लिए होता है, क्योंकि राजा ही राज्य होता है। तो राजा और प्रजा बंटी हुई, ये राजतंत्र है। अब आप लोकतंत्र को ले आइए। लोकतंत्र में जनता में समता, एक, सबको एक वोट का बराबर अधिकार। तो निर्वाचन के दिन सब बराबर, सब एक। लेकिन सरकार बंटी हुई है। सरकार की शक्तियों का, जो शक्ति राजतंत्र में केवल राजा के पास होती है, लोकतंत्र में उन शक्तियों को तमाम अंगों में टुकड़े टुकड़े बांट दिया जाता है और एक दूसरे से ऐसा बांधा जाता है कि अगर कोई अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा तो दूसरा सवाल जरूर करेगा। जैसे सत्ता पक्ष अगर दुरुपयोग करे तो विपक्ष सवाल करेगा। मीडिया को सवाल करना चाहिए था,
लेकिन तब करती जब मीडिया हमारे आपके देखने से चलती। पूंजीपतियों ने चलाना शुरू कर दिया मीडिया को। अब पूंजीपतियों ने सरकारों के चुनाव में पैसा दे दिया। एक संकल्पना की बात कर रहा हूं। सरकार उन पूंजीपतियों को ठेका दे रही है, बिजनेस दे रही है, उनको मुनाफा वहां से हो रहा है। अब मीडिया के जरिए वही पूंजीपति सरकार की वाहवाही करके जनता का वोट तैयार कर दे रहा है। तो जनता को वोट मुफ्त में मिल गया। मीडिया ने वाहवाही की, उस वाहवाही का लाभ मिल गया नेता को जो सरकार में आया, और सरकार में आकर के उसने उस पूंजीपति को लाभ दे दिया जिसने उसके लिए वाह वाह करवाया, जिसके वाह वाह से जनता भ्रमित होकर के चुन रही है। ये भी एक तंत्र रहा है। तमाम देशों में हो जाता है, अपने देश में भी हो सकता है कि हो रहा हो, अपने देश में हो भी सकता है। तो संविधान यानी लोकतंत्र क्या करता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है। उसी विकेंद्रीकरण के नाते भले आपने पॉपुलर वोट पाया, यानी प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव हुआ था, अक्सर नहीं होता लेकिन इस बार हुआ था 2014 में, 2019 में, और जिसके नाम पर हुआ वही जीते भी, विपक्ष का कोई दावेदार नहीं था। तो भले ही वोट आपके नाम पर मिला और आपने इनको बनाया, लेकिन जैसे ही आपने पद पर बना दिया तो संविधान उनको शक्ति दे देता है। जैसे ही आपने राष्ट्रपति, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आप ही प्रस्तावित किए थे, अगर नरेंद्र मोदी जी एक नेता के रूप में द्रौपदी मुर्मू की जगह किसी और का नाम रख देते तो वो राष्ट्रपति बन जाता। ये राजनीतिक सच्चाई है, लेकिन संवैधानिक हकीकत भी जानिए कि जैसे ही राष्ट्रपति पद पर चाहे किसी को भी आप बनाइए, जैसे ही चुने जाएंगे कुछ शक्तियां उसके पास चली जाएंगी जिनका प्रयोग वो आपके भी खिलाफ लोकतंत्र की रखवाली के लिए कर सकेगा। तो जहां राजतंत्र में सब कुछ राजा के पास है, लोकतंत्र में शक्ति विकेंद्रीकृत है, बटी हुई है। ऐसे ही न्यायपालिका को भी बहुत सारी शक्तियां मिली हुई हैं। सबसे बड़ी शक्ति तो यही है कि जिस संविधान में जिसको जो शक्ति दी गई है वो उसका ही प्रयोग करे, कहीं अतिक्रमण न करे, इसकी रखवाली करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी नाते संविधान बनाने वाले शिल्पी, आर्किटेक्ट, संविधान निर्माता बाबा साहब को स्थापित किया। आप देख रहे हैं DYS चंद्रचूड़ साहब हैं। ये तस्वीर देखिए, कितनी विनम्रतापूर्ण तस्वीर है। आप किसके सामने झुके हुए हैं? संवैधानिक प्रमुख जो हमारे देश की हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम। क्या ये द्रौपदी मुर्मू नामक व्यक्ति के सामने झुके हैं? जी नहीं, पद के सामने। तो ये प्रोटोकॉल है। आप देखिए इनकी बॉडी लैंग्वेज को, लेकिन जब इस चित्र को आप देखेंगे तो यहां देखिए प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आपको, ठीक अपने घर के अंदर आप क्या व्यवहार करते हैं कर लीजिए, लेकिन यहां एक पब्लिक प्लेस है और झुके कहां है? सेंगोल के सामने। सेंगोल किसका प्रतीक है? सेंगोल प्रतीक है राजत्व का, राजा की शक्ति का। राज्य की शक्ति का मतलब राजा की शक्ति, निर्वाचित न होने का, अनिर्वाचित का, जो युद्ध से या मां के गर्भ से पैदा हो राजा, उसका। तो क्या जो निर्वाचन हुआ वो युद्ध है? युद्ध की तरह उन्मादी बनाया जाता है। आप देखिए प्रतीक आपको मिलेगा। राजा इंश्योरेबल नहीं होता है, उससे प्रश्न नहीं होता, वो चाहे तो आपके सवाल का जवाब दे। अगर आप आज के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे तो ये लोकतांत्रिक विचार के हैं, नहीं कर रहे होंगे तो फिर इनके अंदर राजशाही वाला विचार है। आप सोच सकते हैं, कह सकते हैं। अब मैं एक बात और कहूंगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सेंगोल की पूजा कर रहे थे, जिस दिन इस सेंगोल की ये पूजा कर रहे थे, उसी दिन पुलिस अपने डंडे से भारत की ओलंपिक विजेता बेटियों को पीट रही थी। क्यों पीट रही थी? क्योंकि हमारे राजतंत्र में एक सच्चाई ये भी रही है कि महिलाओं के खिलाफ तमाम कुरीतियां रहीं और राजाओं ने कोई प्रयास नहीं किया, जिनमें से बहुत सारी कुरीतियां ऐसी थीं जो बड़ी हृदय विदारक थीं, जिन पर राजाओं को बोलना चाहिए था लेकिन राजाओं ने नहीं बोला। और व्याख्याकारों ने, यानी कि पुरोहितों ने, धर्म के व्याख्याकारों ने व्याख्या के रूप में क्या कर दिया राजा को बचाने के लिए कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है जो तुम इस दंड की भागी बनी हो। तो जो कोई भी महिला के रूप में पैदा हो गई उसी के साथ यौन उत्पीड़न होगा। तो ये तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है जो तुम महिला बनी हो। इस नाते कोई पुरुष अगर ऐसा पाप किया है तो उस पर लाठी बरसाई जा रही है। राजतंत्र का एक दोष ये रहा है। अब आप ये कहानी मत सुनाइएगा कि सीता जी को राम जी लंका तक छुड़ा के लाए, जा करके वहां लड़ गए।
अगर ये आदर्श होता तो जंतर मंतर पर हमारे देश की बेटियों को तो नहीं बैठना पड़ता। कि जिस दिन संसद में, नए संसद में सिंगोल की पूजा हो रही है, राजदंड की पूजा हो रही है, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसी दिन पुलिस अपने दंड से उन बेटियों को डंडा मार रही है, खींच रही है, जबरदस्ती बस में ठूस कर ले गई। जबकि अब तो उनके आरोप भी सही पाए गए पुलिस के द्वारा, और पूरा मीडिया या तो उनको कवर अप कर दी, उनको दिखाई नहीं, या अगर कभी दिखाई भी तो अपमानित करने के भाव से, और वही मीडिया इसकी तारीफ कर रही है, कभी नहीं बता रही, तो जनता गुमराह हो जाएगी। खैर, क्या ये संविधान जो बहुत तेजी से याद आया है और बाबा साहब लोगों को याद आने लगे हैं, क्या ये इस सेंगोल के याद कर लिए जाने के बदले में नहीं याद आ गए? ऐसा नहीं लग रहा है? क्या सेंगोल संस्कृति से लोग डर नहीं गए? हमारे देश में राजतंत्र हजारों हजार साल रहा है और उस राजतंत्र के दौरान बहुत अमानवीय कुरीतियां चली हैं। क्या राजाओं ने सुधार किया? नहीं किया। बहुत बड़ी आबादी का जीवन तब सुधरा है जब से संविधान लागू है। वो लोग डर गए कि अगर राजतंत्र आएगा तो फिर क्या होगा। और एक सवाल आओ कि राजा जब होता था तो कोई अलग से अदालत नहीं होती थी, राजा ही अदालत होता था, और राजा से तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता था। जबकि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई राजा है ही नहीं, क्योंकि सबसे सवाल हो सकता है अदालतों में और प्रेस में। प्रेस में आना ना आना तो नेता का अपना नैतिक कर्तव्य है। नैतिकता कैसी है? लोकतांत्रिक नैतिकता। अब वो नहीं आ रहा तो लोकतांत्रिक रूप से नैतिक है कि अनैतिक, मैं आप पर छोड़ देता हूं। लेकिन अदालत में तो जवाब देना पड़ेगा। इसी नाते लोकप्रिय व्यक्ति की बात मानी जाएगी, अदालतों को हक नहीं है, इस तरह का नैरेटिव चलाया गया बहुत जोर शोर से, जिसके चलते हमारी अदालतें बहुत बार कमजोर दिखाई दी हैं। बहुत बार कुछ वैसे दिखाई दी हैं कि जैसे संसद प्रधानमंत्री के पीछे खड़ी हो गई है, वैसे ही न्यायपालिका भी प्रधानमंत्री और सरकार के बहुत पीछे खड़ी दिखी है। बहुत बार ऐसा हुआ है। लूटे पिटे लोग गए हैं अदालत में, सुनवाई ही नहीं हुई है, या ज्यों का त्यों केस पेंडिंग है। तो जनता को संविधान के सिवाय अब कुछ नहीं नजर आया, और संविधान भी किताब लोग नहीं समझते, लेकिन बाबा साहब को लोग महसूस करते हैं। और धीरे धीरे जितना समाज में जागृति हुई उतना ही ज्यादा तार्किकता बढ़ी, और जब बढ़ी तो लोग बाबा साहब को और समझने लगे। इसके अलावा अगर आप अतार्किक हों और कहीं मुसीबत में फंस जाएं तो फिर आप लौट कर तार्किक बनने की सोचने लगते हैं, तो भी बाबा साहब समझ में आ गए। यानी हाथ में छाता किसी ने पकड़ा दिया था तो भी हमारे हाथ में छाता था, और बारिश होने लगी थी, इस नाते भी छाता खोल दिया हमने। तो यानी मुसीबत भी आई जिससे बचने के लिए हम संविधान की तरफ भागे, बाबा साहब की तरफ भागे, और हमको पता भी था कि बाबा साहब की तरफ जाने से ही मुसीबत से बच सकते हैं। इतना ज्ञान पहले से हो रखा था, इस नाते सब लोग बाबा साहब की तरफ भागे हैं। इसी नाते इस मूर्ति की स्थापना इतना बड़ा महत्व का विषय बन गया है। और इसमें सबसे अच्छी बात हुई है कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बुला करके यह कार्यक्रम कराया गया है। मुझे कुछ बात खलती है। हमारे देश में G20 का आयोजन हुआ, लोकतंत्र का घोर अपमान हुआ, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, अब बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी यहां की मानी जाती है। तमाम देशों का संविधान हमारे विद्वानों से लिखवाया जाता है। तमाम देशों ने हमारे यहाँ की चुनाव प्रणाली की नकल की है। TN सेशन के समय में जब जिस तरह से निर्वाचन आयोग काम किया था, अफ्रीका और एशिया के न जाने कितने देशों ने यहाँ से निर्वाचन आयोग की प्रणाली सीखी है, कैसे काम करता है। लेकिन आज हम कहाँ पहुँच गए कि वही निर्वाचन आयोग एक नेता पर नोटिस जारी करेगा, दूसरे पर नहीं जारी करेगा, दोनों एक ही तरह की बात बोले हैं लगभग। तो हमें G20 में राष्ट्रपति को हर जगह दिखाई देने का अवसर देना चाहिए था, दिखाना चाहिए था। हमने नहीं दिखाया, हमने मंत्रिपरिषद नहीं दिखाई, हमने विपक्ष नहीं दिखाया, हमने एक व्यक्ति को दिखा दिया। तो यह राजतंत्र के अनुकूल है कि संविधान की उस धारणा के अनुकूल है जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण है? आप बता दीजिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में कहने की पुकार मचाना गलत है, उनसे मैं पूछता हूं। यह भी एक चित्र बहुत खूबसूरत है, और मैं एक निवेदन करूंगा आप सबसे कि भारत के विधि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री मेघवाल जी के भाषण को आप जरूर सुनिएगा। बाबा साहब की मूर्ति स्थापना के लिए ये 3 बार, कम से कम इनके भाषण जितना मैंने सुना है सोशल मीडिया पे, 3 बार इन्होंने इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश
DY चंद्रचूड़ सर के लिए। और भी तमाम विद्वानों को सुनिएगा। और एक कितनी अच्छी शोभा है जो संविधान से बन पाई है कि किस समाज से हमारी राष्ट्रपति आ रही हैं, विधि मंत्री साहब एक अलग समाज से आ रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश एक अलग समाज से आ रहे हैं। कितना अच्छा है, ये संविधान की देन है कि ये सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। और हम अगर संविधान को यहाँ स्थापित करके उसकी पूजा करने की बजाय कहाँ पर, यहाँ पर, काश कि यहाँ संविधान होता, आप संविधान की शरण में झुके होते, हम आपके पैर छू लेते। लेकिन जब आप राजदंड के शरण में झुके हैं, हम नहीं छू सकते। हमने बड़ी मेहनत से राजतंत्र से लोकतंत्र की यात्रा की है। इसके लिए हम 800 साल गुलाम रहे, और नहीं तो कम से कम 200 साल हम गुलाम रहे। और अंग्रेजी सत्ता के दौरान लड़ते समय ही हमने न केवल लोकतंत्र पाया, बल्कि तभी लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है, समता, सबको अधिकार। तो जब सबको अधिकार हुआ तो हम सारी कुरीतियों से मुक्त हो गए या होने की दिशा में आगे बढ़ गए। और इन कुरीतियों के अंत का ही ये दृश्य है जो ये दृश्य आप देख रहे हैं। राजतंत्र में यह दृश्य संभव नहीं था कभी भी। तो इस नाते मैं कहूंगा कि संसद में सेंगोल का आना हमारे लिए संविधान के प्रति खतरे की घंटी बजाने के लिए पर्याप्त है। प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि इन्होंने संविधान छोड़कर सेंगोल को क्यों पूजा है, चाहे कितना भी इसका ऐतिहासिक और प्राचीन महत्व हो। अगर ऐसे महत्व हम देखें तो ये जो लोग कर रहे हैं इनका भी ऐतिहासिक महत्व है। देवदासी प्रथा के समर्थक लोग भी कहेंगे बहुत ऐतिहासिक महत्व है, सती प्रथा वाले कहेंगे और महत्व है। तो फिर तो वही सब भर दिया जाए। फिर जो सुधार करने वाले नायक सुधार करने के लिए लड़े और समाज को लोकतंत्र तक पहुंचाए, वो क्या है? हमें लोकतंत्र से इतनी चिढ़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है? तो ये आपको समझना होगा। और इन दृश्यों को आप देखिए कि यहां पर संसद में कहीं, ये देखिए प्रधानमंत्री जी हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं किससे? साधु संत से, न कि भारत की जनता से। इस पर भी मेरी एक छोटी सी आपत्ति तो नहीं कहेंगे, प्रतिक्रिया है। संविधान सबसे बड़ा धर्म है। क्यों? क्योंकि संविधान में सारे धर्मों के लिए जगह बनी हुई है, अट जाते हैं सब, जबकि हमारे एक धर्म में दूसरे धर्म के लिए जगह ही नहीं है। अगर होती तो संविधान तो पर्याप्त है, फिर हम अलग एक राष्ट्र की मांग धर्म के नाम पर क्यों करते? इसका मतलब है कि एक धर्म में दूसरा नहीं अट रहा है, और अगर अट रहा है तो फिर तो संविधान में अट ही रहा है, फिर क्यों जरूरत है मांग करने की? तो संविधान यहीं का नहीं, दुनिया के किसी भी मुल्क का संविधान सभी धर्मों को समाहित कर लेता है। और जिन्होंने संविधान को धर्म के हिसाब से बना लिया उनको संविधान माना ही नहीं जाता, आदर्श संविधान वो नहीं है। और इस नाते उनके यहां वो प्रगति तरक्की नहीं हो पाई जो सबके लिए समावेशी संविधानों वाले देश में हुई है। और यदि नहीं हो पाई है तो इसमें हमारी अपनी सोच की कमी है। हम किस तरह से अपने नायकों का चुनाव करते हैं, नेताओं का चुनाव करते हैं। कॉलेजियम पर हम सवाल उठाते हैं। कॉलेजियम ने किसको चुना? DY चंद्रचूड़ जी को चुना। आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, कैसे सम्मान के साथ खड़े हैं, विनम्रता पूर्वक। हमें हक है कि हम कॉलेजियम पर सवाल उठाएं, लेकिन कॉलेजियम से अच्छा व्यक्ति भी तो आ रहा है, आ सकता है। और हम वोट देकर किसको चुन लेते हैं? हम कहते हैं भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, और जब वोट देते हैं ग्राम प्रधानी का, पार्षद का, दारू और मुर्गे पर, भाई भतीजावाद पर, जाति और धर्म के नातेदारी पर, और फिर कहते हैं करप्शन बढ़ गया। तो कॉलेजियम ने तो अच्छे व्यक्ति को चुन लिया, चुन सकता है कॉलेजियम से खराब लोग भी चुने गए हैं। आप आलोचना करिए, लेकिन फिर वैसे ही हिम्मत रखिए कि अपने द्वारा मतदान के समय गलत विकल्पों का चयन करने के लिए भी आलोचना करिए। आप लोकतंत्र से हमने उसको चुन लिया है, ऐसी व्यक्ति को जो संविधान की जगह सेंगोल स्थापित कर रहे हैं, और इनको तो हथौड़ा मिला हुआ है, ठक ठक ठक, ये संविधान को लेके आ रहे हैं। तो बात कैसे किसका चुनाव हुआ भर ही नहीं है। जिसको जिसको चुनने का अधिकार था उसने क्या देखकर, क्या सोचकर चुना, क्या संविधान की तरफ ध्यान दिया, यह भी एक सवाल है। उम्मीद करता हूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में
लगाई गई बाबा साहब की इस प्रतिमा की इस अवसर को देखते हुए हम सब इस बात की तरफ जरूर देखेंगे कि अगर देश के न्यायालयों में बैठे न्यायाधीश, खासकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, और उसमें भी विशेष तौर से मुख्य न्यायाधीश, अगर सिर्फ इसलिए बैठे कि हम पद बिता लेंगे, हमारा समय बीतेगा, फिर बाद में हमको गाड़ी बंगला तो मिलेगा ही, सरकार से सही साठ गांठ रहेगी तो राज्यसभा में चले जाएंगे, गवर्नर बन जाएंगे, और इस नाते वो संविधान की तरफ न देखें, वो एक लाइन ये बोल दें कि भाई लोकतंत्र में तो जो सरकार कहेगी हम तो वही कर देंगे, तो फिर हम आप के सामने सिर पटक पटक के मर जाएंगे, समझा नहीं पाएंगे कि बाबा साहब ने संविधान में ये नहीं लिखा था कि चुनी हुई सरकारें जो चाहे वो करें, न्यायपालिका कुछ नहीं बोलेगी। हमारी बात आप नहीं सुनेंगे, उन जजों की बात सुन लेंगे और उनके लिए भी रास्ता आसान हो जाएगा। उनके साथ अन्याय नहीं होता, अन्याय जनता के साथ होता। वो इतने ऊंचे पद पे हैं कि उनके साथ अन्याय करना सरकार के बस की बात नहीं है। सरकारें उनको निशाने पर तब लेती हैं जब वो सरकारों के खिलाफ और जनता के पक्ष में न्याय करने लगते हैं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान रास्ता है। लेकिन वो जनता के हित में अगर संविधान को लेकर चल रहे हैं तो क्या जनता का दायित्व तो नहीं है कि वो भी थोड़ा संविधान की तरफ देखे? तो इस नाते मैं आपसे चिंतन करने के लिए, कल्पना करने के लिए कह रहा हूं। एक बार सोचिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायाधीश सरकार की हां में हां मिला दें तो फिर सरकार को कैसे रोक पाएंगे आप? इस नाते इस मूर्ति की स्थापना को महज एक औपचारिक कार्यक्रम भर मत समझिएगा, जैसे हमारे देश में तमाम मूर्तियां लगती रहती हैं, तमाम महापुरुषों की लगती हैं, बल्कि किस दौर में, किस समय पर, किस व्यक्ति ने, कहां बैठे व्यक्ति ने लगाया, इस सब पर आप बारीक ध्यान दीजिएगा। आपके देश में दो बड़े आयोजन हुए हैं 2023 में ही। एक भारत की नई संसद का उद्घाटन हुआ, उसके उद्घाटन के क्रियाकलाप को, बॉडी लैंग्वेज को जरा देखिएगा कि जो लोग जिम्मेदार हैं, जो उसकी रूपरेखा निर्धारित करने के हकदार हैं, उन्होंने लोकतंत्र और संविधान को उस पूरी प्रक्रिया में कितना जगह दी थी, जनप्रतिनिधियों को कितना स्थान दिया था। और दूसरा G20 का आयोजन हुआ, उसमें पूरे देश को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को, विपक्ष के लोगों को, पार्टियों के लोगों को, चुने हुए सांसदों और मंत्रियों को कितना स्पेस मिला। देखिएगा, मैं फिर से ध्यान दिला रहा हूं, लोकतंत्र में शक्ति बटी होती है, जनता एक होती है। राजतंत्र में शक्ति एक जगह होती है, जनता बांटी जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या यह कार्यक्रम लोकतंत्र के पैमाने से मेल खा रहे थे या कुछ विस्थापित से दिख रहे थे? और एक कार्यक्रम संविधान दिवस की याद में बाबा साहब को याद करते हुए हमारे सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में हुआ है। अगर हम खर्च और आयोजन के ताम झाम के आधार पर बात करें तो जो दो कार्यक्रम G20 और भारत की नई संसद के उद्घाटन के रूप में हुए, उसकी तुलना में इसका कोई महत्व नहीं है, खर्च और ताम झाम के आधार पर, विज्ञापन के आधार पर। लेकिन महत्व कैसे ज्यादा हो गया? महत्व इसलिए ज्यादा हो गया, न केवल इसलिए कि मूर्ति किसकी लग रही है, बल्कि किस समय लग रही है और किसके द्वारा उद्घाटन हो रहा है, और जो लगाने का प्रयास कर रहा है वो क्यों कर रहा है। मैं फिर से बता दूं कि आज होड़ लेने की बात उठ गई है। अब कहा जा रहा है कि हमारी सरकार आई तो हमने ये किया, हमारी सरकार आई तो हमने ये किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि ये किसकी सरकार ने किया? संविधान को जब वहां से पुरानी संसद से नई संसद लाया गया तो संविधान के संशोधित कई सारी बातों को हटाने का काम किसने किया? जो संशोधन हुए हैं वो भी संविधान के उसी प्रकार हिस्से हैं जिस प्रकार मूल संविधान के असंशोधित शब्द। और अगर आप दर्शकगण नहीं समझ पा रहे हैं इस खेल को, इसकी गंभीरता को, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम संशोधनों को हटाकर मूल संविधान की वकालत कर दें और आपको हम भावना की चाशनी में तल दें और हम कह दें कि ये सब बाबा साहब ने जो लिखा था हम वो वाला लाए हैं, आप क्या बोलेंगे? अरे वाह, बाबा साहब को ये मानने वाले हैं, तो बाबा साहब को मानने वाले कह सकते हैं आप। रुको जरा, धीरज रखो। बाबा साहब का बनाया संविधान जैसे ही पारित हुआ था, अगला संशोधन 1951 में
खुद बाबा साहब संसद के सदस्य थे, करवाए थे। जानते हैं क्या था? जमींदारों का जमींदारी उन्मूलन। तो अगर मूल संविधान को ला देंगे, संशोधनों को हटा देंगे, सारी जमींदारियां जिंदा हो जाएंगी। रियासतों को प्रीवी पर्स जो दी जा रही थी, खत्म किया था इंदिरा जी ने, वो सारी रियासतों के प्रीवी पर्स फिर से शुरू हो जाएंगे। हिम्मत नहीं है कि आप संशोधनों को नकार दें। आलोचना करने का तो हक सबका है, हर समय का है। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा उसकी भी आलोचना करिए। बाबा साहब खुद इस विचार के थे और हक देते हैं। वो नहीं कहते कि अंधभक्ति करो या अंध दुश्मनी करो। तो जरा ध्यान से समझिएगा कि मूल संविधान के नाम पर जो भावना भड़काई जा रही है वो बहुत खतरनाक हो सकती है, बहुत खतरनाक हो सकती है। सारे जमींदार जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि मूल संविधान में जमींदारी प्रथा को बैन करने वाले कानून नहीं थे, बल्कि उन जमींदारियों के बचाव वाली बात गलती से लिख गई थी। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार होगा। उसी के तहत जमींदार चले गए सुप्रीम कोर्ट कि संविधान तो हमें मूल अधिकार के रूप में संपत्ति दे दिया। फौरन संविधान में संशोधन किया गया और कहा गया कि अगर कोई कानून नवीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो मूल अधिकार के खिलाफ होने पर भी वह वैध रहेगा। और फिर सारे राज्यों ने जमींदारी उन्मूलन के कानून बनाए, नवीं अनुसूची में डाले गए। वो नवीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से संविधान में जोड़ी गई। तो अगर मूल संविधान ले आएंगे तो नवीं अनुसूची गायब हो जाएगी, और जैसे ही वो गायब होगी और 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार खत्म किया गया है, संपत्ति का अधिकार आ जाएगा, सारे जमींदार अपनी जिम्मेदारियां मांगने चले आएंगे। केवल धर्मनिरपेक्षता से इतनी नफरत? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर धर्मनिरपेक्षता से नफरत है तो फिर यह भी तो संविधान से ही नफरत है। धर्मनिरपेक्षता शब्द से धर्मनिरपेक्षता नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि चाहे धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा जाता या नहीं जोड़ा जाता, संविधान का अपना स्वरूप चरित्र धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में भले 1976 में जोड़ा गया 42वें संशोधन से, लेकिन भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पहले से ही था। और प्रस्तावना में भी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो भले धर्मनिरपेक्षता शब्द पंथ निरपेक्षता बाद में जोड़ा गया, लेकिन ये तो मूल है ना, धर्म की आज़ादी। तो धर्म की आज़ादी भी है किसी भी पंथ धर्म को अनुकरण करने का, और धार्मिक स्वतंत्रता मूल अधिकार भी है पहले से मूल संविधान में। तो जब मूल संविधान में यह है ही, तो प्रस्तावना में लिखे पंथ निरपेक्ष शब्द से इतनी दिक्कत क्यों कि उसके लिए हम मूल संविधान का बहाना खोजें? और हमारे जितने संशोधन हैं वो भी हमारे संविधान के उसी प्रकार हिस्से हैं जैसे मूल संविधान के जो हिस्से थे, और जो हिस्से संशोधन से हटा दिए गए अब वो उसी प्रकार संविधान के हिस्से नहीं हैं। जैसे कोई चीज जो संविधान के बाहर है, संविधान में कभी नहीं रखी गई, इस नाते संविधान का हिस्सा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि संविधान ही वो प्रक्रिया बताता है कि इस तरीके से संशोधन करके इसमें जोड़िए। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस में कह दिया कि आप संशोधन भी करेंगे तो संविधान को मजबूत बनाने के लिए करेंगे, कमजोर करने के लिए नहीं करेंगे। कमजोर करने वाले संशोधनों को हम खारिज कर देंगे, उसे संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ माना जाएगा। और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब जरा बताइए। तो इसी नाते में कहा कि अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो फिर तो उसको संविधान से दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि संविधान सभी धर्मों को समा लेता है, जबकि कोई धर्म अन्य धर्मों को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। तो संसद में सेंगोल, सुप्रीम कोर्ट में संविधान निर्माता, खुद संविधान, इन दोनों का प्रतीकात्मक महत्व क्या है इसको समझ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।